बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ दिनों का ही समय शेष बच गया है। समय इतना कम है कि अब आप लोग समय को घंटों में भी जोड़ सकते हैं कि अब आपके पास टोटल कितना घंटा समय बच गया है। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अब पूरी हो गई है। आप लोग मां सरस्वती की आराधना कर करके आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि मां सरस्वती आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। और चूंकि अब बहुत कम समय है, इसलिए अब हम सिर्फ वैसे क्वेश्चन को ही देखेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का यह क्लास वैसा ही होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे टकराएंगे, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। बेहतरीन प्रैक्टिस होगा। तो बस हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से कंसंट्रेट होकर के, ताकि हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और अगर पहले से ही याद है तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग नीचे कमेंट में इसका जवाब बताते चलिएगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और मां सरस्वती का नाम लेकर के आप लोगों को बिल्कुल सही जवाब नीचे कमेंट में बताना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगेय का जन्म कब हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का जन्म पूछ रहा है। तो पहला का सही जवाब कौन सा होगा? तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो जो भी स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर जी को, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखिएगा कि दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरा का सी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत, तो इसमें व्यक्ति चित्र है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रेमघन है वह अपना आदर्श किसे मानते थे। जल्दी से बताइए आप लोग कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो ध्यान रखिएगा चौथा का सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चौथा का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ जाए। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद से की है। ध्यान रखिएगा पांचवा का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग आंसर बताते चलिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा 6 का सही जवाब हो जाएगा कि जनता को मिट्टी की अबोध मूर्तें कहा जाता है। 6 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? जो हिरोशिमा कविता आपके हिंदी बुक में पढ़ना है वह किसका चित्रण करती है? तो ध्यान रखिएगा कि हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? जल्दी से बताइए, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा मुहर्रम का नाम। ध्यान रखिएगा 8 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ध्यान रखिएगा 9 का सही जवाब हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। 9 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा कि राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाती है। 10 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? 11 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताइए, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो ध्यान रखिएगा कि जहांगीर का। 11 का सी ऑप्शन सही होगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आपके परीक्षा में सीधे सीधे टकराएंगे, तो बस आप लोगों को याद करके जाना है और परीक्षा में बस लिख देना है। तो जल्दी से बताइए 12 नंबर क्वेश्चन, कवि ने परजन्य किसे कहा है? कवि ने परजन्य किसे कहा है? 12 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा कि बादल को परजन्य कहा है। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। 13 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 14 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा 4 फरवरी 1938 को। 14 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, द मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? द मादा मोजेल द अविन्यो यह किसकी कृति है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा पिकासो की। 15 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, ला शत्रुज का
धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? लास्ट शत्रुंज का धार्मिक उपयोग, तो ध्यान रखिएगा 16 का सही जवाब हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 16 का डी ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। 17 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ही बहादुर जो है वह घर छोड़ करके भाग जाता है। 18 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन बताइए सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहते हैं। 19 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी भारत से मिलते हैं। 20 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बेतवा दान पत्र किस समय का है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर हाल में पूछेगा। बेतवा दान पत्र किस समय का है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा 1020 ईस्वी। ध्यान रखिएगा 21 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। 22 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए सीता की बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 23 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा 50 रुपये। ध्यान रखिएगा जो सीता का बेटा था वह 50 रुपया महीने में देने का पूरा वादा किया था कि हम महीने में 50 रुपये माहवारी खर्च देंगे। 23 का ए ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 24 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग बताइए 24 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 18वीं सदी से मिलने लगते हैं। 24 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? जल्दी से बताइए बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। 25 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे व्याकरण में पूछे जाएंगे। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? 26 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए बूढ़ा तो मूल शब्द हो गया और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है पा, तो इसमें पा प्रत्यय यानी कि 26 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 27 नंबर देख लेते हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए उच्छ्वास लिखा हुआ है और उच्छ्वास किस तरीके से लिखा जाता है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। यह जो लिखा हुआ है उच्छ्वास यह बिल्कुल सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? जल्दी से बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द पहचानने वाला 2 से 3 क्वेश्चन हिंदी के परीक्षा में व्याकरण से में जरूर पूछा जाएगा। तो बताइए कि चरमोत्कर्ष कैसे लिखा जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन में आप लोग जो देख रहे हैं लिखा हुआ यह चरमोत्कर्ष सही लिखा हुआ है। तो 28 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह वाला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 29 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन फूलों की एक माला ला दीजिए। यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसके बाद चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 30 का सही जवाब कौन सा होगा? बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। यहाँ पर 30 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए 31 नंबर क्वेश्चन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यहां पर सही जवाब 31 का ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन बताइए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या 32 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर वर्ण की संख्या 11 है। 32 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या तो ध्यान रखिएगा व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। ध्यान रखिएगा 33 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो क वर्ग होता है यानी कि क ख ग घ इसका उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान रखिएगा कि क वर्ग कहने का मतलब कि क ख ग घ में जितने सारे भी वर्ण आते हैं सभी हो गया। तो जल्दी से बताइए कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 34 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कंठ होता है। 34 का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद तलब्बी श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए कि श का उच्चारण स्थान यह वाला स जो यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो 35 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा तालु हो जाएगा, 35 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बताइए 36 नंबर क्वेश्चन कि छ और तलव्वी श का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका होता है। तो ध्यान रखिएगा 36 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन म का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ग का सबसे अंतिम वाला जो अक्षर होता है ना, उसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। जैसे क ख ग घ अंगा बोलते हैं तो अंगा का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। च छ ज झ इया बोलते हैं तो इया का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। त थ द ध न बोलते हैं तो न का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। प फ ब भ म बोलते हैं तो म का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। यानी 37 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन न का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी हम आपको बताएं कि पांचवा वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो 38 का भी सही जवाब बी नंबर ऑप्शन ही होगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन हर्षऊ उ का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए उ का उच्चारण स्थान। तो 39 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा ओष्ठ। ध्यान रखिएगा ओष्ठ यानी कि होठ होता है। 39 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। तो देखिए 40 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? हम आपको अभी बताए कि स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो 11 और 33 को जोड़ लीजिएगा तो 44 आ जाएगा। यानी कि कुल वर्णों की संख्या 44, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद आ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो 41 नंबर क्वेश्चन बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कंठ। ध्यान रखिएगा 41 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन ला का उच्चारण स्थान क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन उच्चारण स्थान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको उच्चारण स्थान वाले क्वेश्चन ज्यादा बता रहे हैं। आप लोग जल्दी से बताइए ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन दंत। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से बताइए ए और ए का उच्चारण स्थान 43 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कंठ तालु। 43 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन बताइए कि अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? अड़ा जिसको क ख ग घ अंगा भी बोलते हैं, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो 44 का सही जवाब नासिका हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि पांचवा वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है, इसलिए 44 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन रा का उच्चारण स्थान क्या है? रा का उच्चारण स्थान। तो 45 का सही जवाब मूर्धा हो जाएगा। 45 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए कि स का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए श का उच्चारण स्थान। तो 46 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मूर्धा। 46 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बताइए ई और ई हर्षई ई और दीर्घई ई का उच्चारण स्थान क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा तालु। ध्यान रखिएगा हर्षई ई और दीर्घई ई का उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए कि प और व का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए प और व उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा दंतोष्ठ। ध्यान रखिएगा दंत और ओष्ठ। 48 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास शब्द। तो 49 का सही जवाब ध्यान रखिएगा व्यक्तिवाचक है। 49 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन बताइए और फटाफट से लाइक और शेयर भी करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। हम यह सोच करके हर एक क्वेश्चन को बता रहे हैं कि आपका एग्जाम बस कुछ ही घंटों के बाद होने वाला है और हम आपको गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन बताइए स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो स्थिर हम महसूस कर रहे हैं कि कोई वस्तु स्थिर है कि चल रही है, तो वह भाववाचक हो जाएगा। तो 50 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार 51 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रामविलास शर्मा। 51 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए रामायण किस भाषा में है? रामायण तो आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण संस्कृत भाषा में है, तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत जिनके द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है आपके किताब में गोधूली में? तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बहादुर। जो कहानी है यह अमरकांत के द्वारा ही लिखा गया है, तो 53
का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। 54 का यदि आप लोग ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से या किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी लड़की ने। तो 55 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 56 का सही जवाब ध्यान रखिएगा निबंध है। 56 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार। तो 57 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन प्रेमघन। 57 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा जर्मन भाषा के। 58 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बताइए, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है? तो ध्यान रखिएगा जित जित मैं निरखत हूँ यह एक साक्षात्कार है जिसमें पंडित बिरजू महाराज अपने बारे में बता रहे हैं। तो 59 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 60वें नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे जिसमें कह रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। तो 60 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विद्या है? लौट कर आऊंगा फिर 61 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा कि लौट कर आऊंगा फिर एक कविता है। तो 61 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद। तो 62 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा, 4 भेद होते हैं। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण रचित पाठ कौन सा है? कुंवर नारायण के द्वारा रचित पाठ। तो ध्यान रखिएगा कि एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो 63 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुरकी तजी डारव, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 64 का सही जवाब ध्यान रखिएगा घनानंद। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो घनानंद है। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक 65 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक जिससे संख्या का बोध हो रहा हो। तो जल्दी से बताइए यहां पर 4 संख्या का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? बाकी काला, थोड़ा, अधिक यह सब संख्या का बोध नहीं करा रहा है। तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, नानकाना साहब का संबंध किससे है? 67 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा 67 का सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक से है। नानकाना साहब का संबंध गुरु नानक से है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, नाखून हमारी किस चीज के अवशेष हैं? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा पशुता के अवशेष हैं। 68 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक हिंदी का साहित्य किस सदी से मिलने लग जाता है? तो 69 का सही जवाब ध्यान रखिएगा 8वीं 9वीं सदी से। 69 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अमरकांत का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप लोग बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अमरकांत का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 70 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा बचपन भाववाचक संज्ञा है। 71 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। 72 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, रूसी जाति को अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। 73 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते थे? कथक नृत्य के, तो आप सभी लोग जानते थे कि कथक नृत्य पंडित बिरजू महाराज करते थे। तो 74 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जल्दी से बताइए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें दूध नहीं है, क्योंकि दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। 75 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइए, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में पंडित बिरजू महाराज हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन,
77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगे ने किस चीज का सूत्रपात किया, या फिर कह सकते हैं कि अगे ने कौन से वाद का सूत्रपात किया। तो ध्यान रखिएगा प्रयोगवाद का सूत्रपात अगे जी ने ही किया था। चलिए उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन स्वर संधि का उदाहरण है, जल्दी से बताइए यह चारों में कौन स्वर संधि है। तो ध्यान रखिएगा कि रामावतार स्वर संधि है, परमानंद स्वर संधि है, कविंद्र स्वर संधि है। तो सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद बताइए 79 नंबर क्वेश्चन की मदन कौन है। मदन कौन था, तो मदन गिरधर लाल का बेटा था और गिरधर लाल एक किरानी था। तो यहां पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन अन्य पुरुष खाली स्थान का भेद है। अन्य पुरुष किसका भेद है, तो अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। 80 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था, तो 81 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि उनके पिताजी ने ही पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक। तो 82 का सही जवाब हो जाएगा जीवनानंद दास, 82 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। 83 नंबर क्वेश्चन जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन बताइए रोन नदी खाली स्थान में है। रोन नदी कहाँ में है, तो रोन नदी फ्रांस में है, ध्यान रखिएगा। 84 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन दिग्गुज समास नहीं है। दिग्गुज समास नहीं है यह पूछ रहा है, दिग्गुज संख्यावाची होता है। तो देखिए त्रिलोक दिग्गुज समास है क्योंकि संख्यावाची है, शताब्दी दिग्गुज समास है क्योंकि संख्यावाची है, नवरत्न में भी संख्यावाची है, लेकिन भाई बहन द्वंद्व समास हो जाएगा, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो कुएं में पालने के लिए। तो 86 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कविता नहीं है, चारों में से कौन कविता नहीं है, तो शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है क्योंकि यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन मोहारा नदी शहर से कितनी दूर थी। मोहारा नदी शहर से कितनी दूर थी, तो 88 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 3 मील दूर थी। 88 का सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और जो कुछ भी कहते हैं बस परीक्षा में आप लोग उस चीज को फॉलो कर लीजिए। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि आप लोग टॉप करिएगा। आप लोगों का परसेंटेज 80 से ऊपर नहीं आया तो फिर आप लोग बोलिएगा, लेकिन हाँ इसके लिए कंडीशन है कि हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, जितने सारे भी क्वेश्चन बताते हैं, हर एक क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर जाइए। चलिए उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजदूत में कौन सा समास है। राजदूत मतलब राजा का दूत, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अविन्यो खाली स्थान नदी के किनारे अवस्थित है। अविन्यो किस नदी के किनारे है, तो अविन्यो रोन नदी के किनारे है। 90 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल मदन का पिता है। 91 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन संतु खाली स्थान के मारे कांप रहा था। संतु किस चीज के मारे कांप रहा था, तो ध्यान रखिएगा कि ठंड के मारे। 92 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन बहुब्रीहि समास में कौन पद प्रधान होता है, तो ध्यान रखिएगा कि बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। 93 का डी ऑप्शन सही होगा। बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है। 94 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि वह देश भारत है जो कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। 94 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, तो 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमरुद्दीन का जन्म खाली स्थान में हुआ था। जल्दी से बताइए कि कमरुद्दीन का जन्म कहां में हुआ था, तो बिहार में ही हुआ था। 95 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो जल्दी से बताइए कौन व्यंजन संधि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो पुनर्जन्म है यह व्यंजन संधि नहीं है। चलिए उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहां के निवासी थे, तो 97 का सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब डुमरांव हो जाएगा, डुमरांव के निवासी थे। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक, तो डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं।
उसके बाद चलिए 99 नंबर क्वेश्चन बताइए, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद, तो 99 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा, धर्म जोड़ आत्मा धर्मात्मा होता है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, जन्म से ही पागल कौन थी। जन्म से ही पागल मंगू थी, ध्यान रखिएगा, 100 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो आज हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताए, कुल 100 क्वेश्चन हम आपको बताए, तो 100 में 100 आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बस ज्यादा समय नहीं बच गया है, हम मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम कुछ ही घंटों के बाद है। ऐसे में तैयारी हम आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रूप से करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह जो 100 क्वेश्चन हम आपको बताए, इसमें से करीब करीब 90 नंबर तो आप लोग जरूर ला देंगे। 90 प्लस ही लाएंगे, लेकिन 90 से कम का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को बेहतरीन लगा होगा और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपके पास तैयारी के लिए अब ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर हम कहेंगे कि चाहे आप जितना भी पढ़े हैं, बस उसका अब प्रैक्टिस करिए। नया चीज पढ़ना बंद कर दीजिए, नया अब बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में पुराना वाला भी भूल जाइएगा। तो इसलिए नया पर अब बिल्कुल फोकस नहीं करना है, जो पढ़ा हुआ चीज है उसी की बस तैयारी करनी है, उसी को प्रैक्टिस करना है, जितना बार हो सके रिवाइज करना है, वहीं आपके परीक्षा में काम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भली भांति हमारे बताए गए हर एक बात को फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।